रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज का रण क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दिन भर नजर सबकी बनी थी उस बजट पर जिसे उम्मीदों का बजट कहा जा रहा था। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट था और निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में ये बजट सामने रखा। अब बजट सामने आया, तमाम तरीके के विश्लेषण सामने आए और इन सब के बीच राजनीति भी सरगर्म हो चुकी है। बजट में ये कहा जा रहा है कि ये समावेशी बजट है, हर किसी को समेटकर समावेशित करके समेकित विकास की जो गाथा है उसे लिखने का प्रयास इस बजट में किया गया है। लेकिन क्या ये प्रयास वाकई विपक्ष को भी नजर आ रहा है? क्योंकि विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो तो इस तरफ संकेत दे रही है कि विपक्ष इस बजट से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि इसमें उन सहयोगी दलों को पूरी तरह से रिझाने का प्रयास किया गया है जिनके सहारे सरकार टिकी हुई है। इशारा बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए था जिनके लिए स्पेशल पैकेजेस की घोषणा की गई है। लेकिन इन सब के बीच में सरकार का ये कहना है कि अगर जो लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं उन्हें बजट को जरा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इसमें केवल बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं है बल्कि पूर्वोदय योजना के तहत झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें वो तमाम प्रावधान है, वो तमाम आवंटन है जो देश के विकास को, आर्थिक प्रगति को तीव्रता देता है और खास तौर से 2047 के जिस विजन की बात करते हैं सरकार की तरफ से, जिस विजन की बात की जाती है, विकसित भारत की संकल्पना की बात की जाती है, उसकी नींव को मजबूत करने वाला बजट है। तो क्या वाकई ये समृद्धि का बजट है या कुर्सी बचाओ बजट है? ये तुष्टीकरण से संतुष्टि की ओर कैसे लेकर जाता है, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे कराऊं आपका परिचय। उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। तो ये मजबूत बजट है, ये मजबूरी वाला बजट नहीं है। प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये गांव, गरीब, किसान, महिला, बुजुर्ग, युवा सबके लिए समावेशित रूप से लाया गया समृद्ध भारत को परिलक्षित करता हुआ बजट है। लेकिन यहां पर विपक्ष ऐसा नहीं मानता। विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल इस बजट के सहारे तो कुर्सी बचाने का प्रयास हो रहा है। इस बजट में उन तमाम मुद्दों को दरकिनार किया गया जिसे लेकर लगातार आवाज उठ रही थी, फिर वो चाहे महंगाई का हो, चाहे रोजगार का हो, या फिर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, शिक्षा पद्धति में बदलाव की बात हो रही हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही हो, विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं आता है। विपक्ष क्या कहता है, किस तरीके से बयानों के तीर चलते रहे इस बजट के आने के बाद, जरा जल्दी से देख लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अगर एक भी मंडी बनाई हो तो जो मंडी नहीं होगी किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा? तो होती है इस देश में, बड़ी बड़ी शादियां होती है और बजट पर बड़ी बड़ी बातें होती है। तो आप खुश नहीं? देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य?
और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, यह हमने पहली बार देखा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन। ये भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए जो इसमें व्यापक रोड मैप बनाया गया है वो बहुत अभिनंदनीय है। हम सब बहुत खुश हैं और विशेष रूप से जो बिहार की चिंता की गई है, क्या बोधगया, क्या नालंदा, क्या विष्णुपद मंदिर, क्या नेशनल हाईवे, क्या बाढ़ के रोकने के उपाय, तो बिहार का विकास देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। Direction is anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is a dark, dark and dark. टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को काशियांग को भूल जाता है। ये उसको नहीं चाहिए। ये तो दार्जिलिंग का पहाड़ी भाई बहनों को इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना, बंगाल को डिप्राइव करना, दार्जिलिंग को, this I cannot support. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayen, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने 2 मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और 2 मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि 2 लोगों के खुशी के लिए जाना और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक खास रोजगार के लिए अनेक योजनाएं हैं, स्किलिंग के लिए योजनाएं हैं, मध्य वर्गीयों की सशक्तिकरण हो, विशेष करके उनकी जिंदगी में और सहूलियत आए, उसके लिए अनेक योजनाएं हैं। और देश की, कोई भी देश की अर्थनीति की 20,000 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन किया गया है। आम जनता के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए बड़े वादे किए थे पर मिला क्या किसानों को? ना न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र आया और ना ही विकास निधि, किसान निधि बढ़ी। बात हुई थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुल है, ना मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए, कहाँ से बढ़े? कुछ पूंजीपतियों के लिए सोने चांदी का दाम तो कम कर दोगे आप, लेकिन आम आदमी की जरूरत का कैसे पूरा करोगे? कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये पूरी तरह निराश करने वाला। मैं तो इतना कहूँगा, झुंझुना पकड़ाया है बिहार को, आंध्रा को। अगर मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए वफादार हैं तो इन्हें चाहिए कि हर हालत में ये समर्थन वापस लें और बाहर। तो झुंझुना पकड़ाने की बात हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जरा पढ़िए तो देखिए तो ये समावेशित बजट है, ये हर किसी की बात करता है। जिसकी आप रोजगार की अगर बात करते हैं तो इसमें खासतौर से युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम लाई गई है। अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो वुमेन लेड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी स्कीम्स हैं इसमें। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 2 राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में जो बजट आवंटित किया गया है दरअसल वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उस पर
बल देते हैं तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। तमाम बातें हैं, लेकिन क्या वाकई ये बातें जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो दावा पूरा हो रहा है, या फिर कांग्रेस या विपक्षी दल सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध कर रहे हैं? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं, हमारे साथ देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं आकाश जिंदल साहब, इस पैनल का हिस्सा हैं। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पंडित राज शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, बहुत बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे, उनका इंतजार करते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आकाश जिंदल साहब हमारे साथ हैं, आकाश जी देखिए, पॉलिटिकल बॉडीज की नजरों में अपने अपने तरीके से इस बजट को देखा जा रहा है। वो कहते भी ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो वही वाली सिचुएशन बजट के साथ भी बन रही है। लेकिन क्योंकि आप देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, आपने इस बजट में क्या देखा? वाकई ये समृद्धि का बजट है या फिर कुर्सी बचाओ बजट है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है? समृद्धि का बजट है, तरक्की का बजट है, खुशहाली का बजट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही वेल प्लान्ड बजट है और देश को बहुत फायदा पहुंचाने का ये बजट है। लावनी जी, इस बजट को मैं 100 में से 95 नंबर देता हूं। 100 में से 95 बजट है ये। जी, एक्सीलेंट बजट है ये, क्योंकि सबसे पहली बात, इनकम टैक्स में एक मेजर रिलीफ दिया गया है, जिसकी कई सालों से हम डिमांड कर रहे थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन में रिलीफ दिया गया है, जो मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास को डायरेक्ट रिलीफ देगा। इनकम टैक्स के नए रिजीम में रेट कम कर दिए गए, तो मिडिल क्लास की बात अक्सर लावनी जी मैं और आप करते हैं शोध में, उसको रिलीफ मिलेगा, उसके हाथ में पैसा आएगा, छोटे छोटे शौक, अपनी खुशियां पूरी कर पाएगा, सिनेमा हॉल जाने की, रेस्टोरेंट जाने की, कंजम्पशन करने की, शॉपिंग करने की। ना सिर्फ उसके परिवार के शौक पूरे होंगे, बल्कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्टर होगा। दूसरी तरफ आप देखिए कितना अच्छा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। विपक्ष की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पे बहुत अच्छे से एड्रेस हो जाएगा। साथ ही साथ जो है, अब देखिए, सोने के जो है दाम, कस्टम ड्यूटी कम करने से सोने के दाम रिड्यूस हो जाएंगे। जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी करनी है उनकी जो है बहुत सहूलियत हो जाएगी। कैंसर की दवाइयों पे प्राइस रिड्यूस की गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, मोबाइल फोन्स पे, और सारा कुछ करने के बावजूद फिस्कल डेफिसिट, सरकारी घाटे का टारगेट मात्र 4.5%। बहुत ही एक्सीलेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि आप हर वर्ग को खुश भी कर रहे हो, हर वर्ग को फायदा भी दे रहे हो, उनकी जरूरतों को एड्रेस भी कर रहे हो, और साथ ही साथ सरकारी घाटा भी मेंटेन कर रहे हो। एक कुशल बाजीगर की तरह, एक कुशल आर्टिस्ट की तरह मैं सैल्यूट करूंगा फिस्कल डेफिसिट और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नजर आ रही है, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स आम आदमी के लिए, देखिए, आम आदमी के लिए उसकी पॉकेट पर कितना दबाव पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। स्टैंडर्ड जो डिडक्शन हुआ है वो बहुत कम का हुआ, 50 को 75 कर दिया गया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है ये जो 17,500 का गेन कहा जा रहा है, इसको क्या सेविंग पोटेंशियल से जोड़ा जा सकता है? ये कैसी सेविंग पोटेंशियल होगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आकाश जी समझा दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा लावनी जी, आप जैसे नॉलेजेबल एंकर के साथ शो करने का यही फायदा है। बिल्कुल, ये सेविंग पोटेंशियल को डायरेक्टली पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। अब बात, मैं सुबह से तमाम नेशनल चैनल पे शो कर रहा हूं, लोग पूछ रहे हैं इससे ज्यादा बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया। लावनी जी, आप तो जानती हैं, सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज का बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइजेशन करना होता है। सरकार के पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं होते हैं, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसको बहुत अच्छे तरीके से बांटा गया है। एजुकेशन लोन्स, आज यूएस जो है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन होनी है, वहां चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान में वो बेनिफिट दे दिया गया है। कैपेक्स की बात मैंने की। उसके अलावा आप देखिए, रूरल रोड्स, अर्बन हाउसिंग, सोलर एनर्जी, हर चीज पे एलोकेशन की गई है। तो सरकार के पास जो लिमिटेड फंड्स थे उसका सबसे बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, हर वर्ग को खुश किया जाए, हर वर्ग की प्रॉब्लम समझते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए उसका सोल्यूशन दिया गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मैं रिपीट करूंगा लावनी जी, आप तो जो है फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी जानती हैं, समझती हैं, फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 4.5% पे रखा गया है। क्लियर ये दिखा रहा है कि आज हिंदुस्तान एनडीए सरकार में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान सबसे ज्यादा तेजी से हम बढ़ रहे हैं। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है, और मेरा ये मानना है ये बजट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बूम लेके आएगा। ऑपोजिशन की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने बड़ा रेलिवेंट मुद्दा उठाया था अनएम्प्लॉयमेंट का। अब बहुत सी नौकरियां जनरेट होंगी हर लेवल पे, और हमारा यूथ जो है उसको एजुकेशन के लिए लोन भी मिलेगा,
साथ ही साथ नौकरियों की भरपूर जो है भरमार होगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया, जो लिमिटेड सोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया गया। इट्स एन एक्सीलेंट बजट। 100 में से 95 नंबर मैंने इसको दिए हैं। लिमिटेड सोर्सेज का बहुत एक्सीलेंट इस्तेमाल किया गया है। पंडित राज शर्मा जी और अशोक यादव जी अब हमारे साथ हैं और पंडित जी आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पंडित राज शर्मा जी। देखिए यहाँ पर अभी कोई बीजेपी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, यहाँ पर देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं आकाश जिंदल। अगर वो 95 आउट ऑफ 100 दे रहे हैं और उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कुछ संशय मेरे मन में भी था उसे भी उन्होंने समझाकर दूर कर दिया, तब भी क्या आप ये कहेंगे कि ये वाकई कुर्सी बचाओ बजट है? पंडित जी ना, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, जैसे आकाश भाई कह रहे थे कि इन्होंने 100 में से 95 नंबर दे दिए, तो एक कॉपी जांचने का एक रूल है, अगर 80 से ऊपर नंबर आते हैं तो उस कॉपी को फिर दूसरे से भी जचवाया जाता है। तो आकाश भाई ने ये भी तो आकाश भाई ने जब 95 नंबर दे दिए, मैं नहीं कह रहा क्योंकि आकाश भाई अर्थशास्त्री में अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन अब इनकी जो कही हुई चीज है वो दूसरे से भी तस्दीक की जाएगी। अब मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मेरी आप कमी निकाल के बताइए, मेरे एनालिसिस में मेरे भाई आप कमी निकाल के बताइए। मैंने डेटाबेस एनालिसिस किया है, आप कमी एनालिसिस में मैं हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करूंगा। मैंने जो एनालिसिस किया है डेटा के बेसिस पे किया है। आकाश जी वही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वही बता रहे हैं पंडित जी। भाई मैं आपसे ही पूछ लूंगा ना, क्योंकि मैंने आपको अर्थशास्त्री हो, है ना, मैं आपसे अगर बहस करूंगा ज्यादा तो इससे अच्छा है दीवार पे सर मार लूं। आप अर्थशास्त्री, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जितना मैं समझता हूं मैं बस 2-4 चीजें जानना चाहता हूं। मुझे आप ये बता दो, रोजगार का क्या होगा, रेलवे के लिए क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, इन चीजों में सरकार ने क्या कर दिया और किससे फायदा होगा? क्या जो 2014 बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे बेरोजगार चल रहे हैं, क्या उनको रोजगार मिलेगा? अच्छा, और आज बताओ भैया, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल आकाश जी, जरा मन की बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया इन्होंने, रेलवे के लिए क्या किया इन्होंने, और मेरा एक मानना है किसानों के लिए ये जो फायदा दिखा रहे कोई नहीं, किसानों का यूरिया सस्ता कर देते, उनको लाइट सस्ती कर देते या फ्री कर देते, डायरेक्ट जो चीज डायरेक्ट जा सकती है ना भाई, डायरेक्ट जानी चाहिए ना, तभी तो फायदा दिखेगा। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कहीं दिख रहा। और कहने को देख लो, ये अभी तक कह रहे, अगर मैं एक बात कहूं, मैं अगर एज ए लेमैन कहूं, मुझे इस बजट से तो कोई अभी कुछ नहीं, ये अच्छा या बुरा है, इसका पूरा जवाब अभी आकाश जी देंगे, वो मेरे से भी ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि आकाश जी ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे पूछूं, आप लोग रोजगार की बात करते हैं, आप रोजगार में सिर्फ ये क्यों सोचते, क्या सरकारी नौकरी जो होगी केवल वही रोजगार होती है? अगर यहाँ पर रोजगार और स्वरोजगार की भी बात की जाती है, जॉब क्रिएटर्स की भी बात की जाती है, आप इसको क्यों नहीं रोजगार से जोड़ते, इसे अलग क्यों कर देते? हाँ, मैं रोजगार उसे मानता हूँ, हाँ मैं रोजगार उसे मानता हूँ अगर 25 लाख रुपए साल की फीस देके 5 साल में अगर लड़का एमबीए करता है और अगर वो सिर्फ 60-70 हजार रुपए की नौकरी लग रहा है, इसका मतलब मेरे देश की नीति में कुछ गड़बड़ है। ये मेरा रोजगार, मैं भी जानता हूं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूं, मैं जानता हूं ये पूरों को नहीं दे सकते, 100% घर को नौकरी नहीं दे सकते। ये तो आपकी सरकार में भी नहीं पॉसिबल हुआ था। अब देखिए, एक एक को इंडिविजुअल को सैटिस्फाई नहीं किया जा सकता है ना, वो तो समावेशित रूप से लेकर चला जाएगा ना, तो वो समावेशी चीज शामिल की गई है। पंडित जी, आकाश जान रहा हूँ, मुझे बस आकाश जी बता जवाब दे दूं उसका, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। हाँ आकाश जी, मेरे मित्र, मेरे कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, और पूरे सम्मान पूर्वक अपने मित्र को बताना चाहूंगा, इन्होंने पूछा है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रश्न। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा आपने सही उठाया था इलेक्शन के समय, आपका सम्मान करता हूं मैं। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़, बहुत मैसिव चीज है। आपको मैं मेरे दोस्त चाइना लेके चलूंगा। 1980 से 2000 तक जब चाइना ने तरक्की की है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में किंग बना है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया था। आज चाइना नीचे आ रहा है क्योंकि उनकी कई प्रॉब्लम्स है। ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा किसको होता है? सबसे पहला फायदा होता है मैन्युफैक्चरिंग को, फैक्ट्रीज लगती हैं। ये चीज दुनिया में, अमेरिका में, चाइना में इससे मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जॉब जनरेट होंगी, बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन, रेल ट्रैक कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इटसेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग आएगी, इससे
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, छाती ठोक के कह सकता हूं, एज एन इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर की स्टडीज बताती हैं मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो ये 11 लाख करोड़ का कैपेक्स और साथ ही साथ स्टूडेंट लोन। आज एक चीज बड़े आदर के साथ, लावनी 10 सेकंड और आदर के साथ आपको बता दूं, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है, तो आज सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है स्टूडेंट्स को जो है किस तरह का बेनिफिट दिया जाए एजुकेशन लोन में। वहां तो भी मुद्दा बना हुआ है। हिंदुस्तान की सरकार को देखिए, पहले ही उन्होंने इस मुद्दे को एड्रेस कर दिया। स्टूडेंट्स को 10 लाख तक के लोन हायर एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है आप लोगों ने उठाया था, आपका मैं आदर करता हूं, उसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, रेल बनेगी। ठीक है, दोनों वायदा दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इसे मानती है? क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ही बड़ा सवाल खड़ा किया था। अशोक जी, आपके पास आ रही हूँ। दो रिएक्शंस आज हमने देखे। एक तरफ तो आपके अखिलेश बाबू का रिएक्शन आया, उन्होंने सवाल खड़ा किया, लेकिन दूसरी तरफ डिंपल यादव जी कह रही हैं अरे योजनाएं तो आ गई, लेकिन महत्वपूर्ण होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो ये दो धाराएं एक साथ चल रही है क्या? एक आदमी कह रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, दूसरा कह रहा है हो तो रहा है लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो कंफ्यूजन है क्या कुछ समाजवादी पार्टी को? ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बजट है इसमें जो किसानों की एमएसपी को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि किसानों के जो एमएसपी का क्या, हॉर्टिकल्चर में जो किसान काम कर रहे हैं उनके एमएसपी का क्या, उसकी कोई गारंटी देगी सरकार? या किसानों के जो फसलों में जो एक्सपेंडिचर होता है, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, डीजल हो, ट्रैक्टर हो, या जो भी इनपुट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें सब्सिडी क्या बढ़ाई जाएगी क्या? और सबसे बड़ी बात, जो किसानों के जो ऋण हैं उनकी माफी का क्या कोई इसमें प्रावधान किया गया है क्या? तो सबसे बड़ा सवाल उठता है। जो देश के अन्नदाता की बात मोदी सरकार करती है, लेकिन हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड इसी मोदी सरकार की देने किसानों में। तो आप एक तरफ तो नारा देते हो कि हम गरीबों के ओरिएंटेड बजट दे रहे हैं, युवाओं और महिलाओं, अन्नदाताओं, सबका बात आप करते हो, लेकिन आप सिर्फ हसीन सपने दिखाते हो। अभी आकाश भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कैपेक्स की बात कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना लाख करोड़ का है और फलाने इतना हो गया, फिस्कल डेफिसिट कम हो गया। ठीक है, ये सब सारे जो इकोनॉमिक्स वाले टर्म्स, मैं भी एमबीए किया था आकाश जी, तो मैं सारे टर्म्स जानता हूं, मैंने सब कुछ देखा, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है। लेकिन इस इकोनॉमिक्स का या ये जो टर्म्स आपने इस्तेमाल किया है, इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, अगर सिर्फ कमरों में बंद रह जाती हैं फाइलें या ये जो आपने बताया सारी चीजें, तो इसका ग्राउंड पे अगर नहीं होगा इस्तेमाल, तो जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इसका फायदा क्या है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, लेकिन तो अति दूर वाला फल क्या मतलब देगा? लेकिन एक चीज तो है ना, आप कह रहे हैं कि किसानों को नजरअंदाज किया गया, जबकि अगर 10 सालों को उठाकर देख ले तो एग्रो बेस्ड ही यहाँ पर लगातार बजट आता रहा। इसमें बड़ा सवाल भी उठा था कि क्या फिर सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहेंगे? एग्रो बेस्ड बजट आ रहा है। आपने कहा कि जो अब हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड हुए हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, विदर्भ की कहानी आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से विपक्ष की सरकार है ना, वहां पे विदर्भ में हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड वहां पर किस तरह से बढ़ा है। इसके अलावा आप ये कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से नहीं ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बच्चों के लिए नई स्कीम्स लाई जाती हैं, अगर उनके लिए इंटर्नशिप स्कीम्स लाई जाती हैं, अगर उनको कई प्रावधान दिए जाते हैं, इसमें उनके लिए स्कॉलरशिप अगर दी जाती है, तो फिर ये बच्चों के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, तो फिर क्या है? बड़े सवाल तो यही पर आ जाते हैं ना। लावनी जी, एक स्कीम आप दे रहे हैं, इसके बाद आपके पास हाँ जी, पूरा स्कीम आप दे रहे हो, आप ये स्कीम दे रहे हो, आप एजुकेशन लोन पे जो है रिबेट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आज जो महंगी शिक्षा है, क्या उस महंगी शिक्षा को अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान किया है? आप ठीक है लोन दे रहे हो, मुद्रा लोन आपने बढ़ा दिया, 10 से 20 लाख कर दिया, लेकिन इससे अगर उस जनरेशन को जिसके लिए आप ये सब चीजें कर रहे हो, वो क्या वो बेनिफिट उससे ले पा रहे हैं? आपने बड़ी बड़ी योजनाएं, इसके पहले भी आपका 11वां बजट है लावनी जी, कोई नया बजट तो है नहीं। आपने 10 बजत जो प्रस्तुत किए हैं, उन बजटों में जो जो आपने सपने दिखाए थे, मैं बताता हूँ क्या अचीव किया, ये बताने दीजिए मुझे। देखिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। अब आज की आप बात आ जाती है कि अभी तक अचीव क्या किया है। अब जरा जो है 1 मिनट मेरी बात जो धैर्य से सुनिए। 8.2% जीडीपी ग्रोथ, ये अचीव किया है, रिकॉर्डेड डेटा है मेरे मित्र। ये दुनिया की
फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ है। आज बता दूं हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान जो हमसे बड़ी इकोनॉमी है वो हमसे पीछे है। दूसरी अचीवमेंट सुनिए, आरबीआई ने सरकार को बहुत बड़ा डिविडेंड दिया है 2.1 लाख करोड़ का। उसके बाद आप सुनिए अप्रैल 2024, ये भी ऑलरेडी की अचीवमेंट बता रहा हूं। जीएसटी कलेक्शन, मेरे मित्र आपको सुन के खुशी होगी, 2,10,000 करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हिंदुस्तान ने इकट्ठा किया है अप्रैल 2024 में। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी तो 3 साल में बन ही जाएगा, लेकिन 4th बिगेस्ट इकोनॉमी तो शायद 1 साल में बन जाए, क्योंकि जर्मनी और जापान दोनों स्लिप कर रहे हैं। आज क्या जर्मनी जैसी इकोनॉमी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 1 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। आप बताइए, मेरा और आपके हिंदुस्तान, कुछ तो कमाल है ना, जो लगातार ग्रोथ के नए झंडे गाड़ रहा है। 8.2% तो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। आपका प्रश्न यही था मेरे मित्र कि आज तक की अचीवमेंट बताइए। और ये आकाश हिंदल या आकाश हिंदल .in का डेटा नहीं है, ग्लोबल एजेंसीज इसको सर्टिफाई करती हैं, ग्लोबल एजेंसीज रिकॉग्नाइज करती हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगेन 2035, अगेन ये आकाश हिंदल का डाटा नहीं है, दुनिया बताती है, ग्लोबल एक्सपर्ट्स बताते हैं 2035 तक हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। राज जिस शर्मा ट्रैक जी, रिकॉर्ड पे अगर हम, ग्लोबल आप रिपोर्ट जो से है- कहती है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और तस्वीरें वैसी सामने आती भी हैं, तो फिर संशय क्यों हो रहा है आप लोगों को? पंडित जी, देखो, लावनी जी, मैं आकाश भाई की तरह इस देश का महान अर्थशास्त्री नहीं हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ मेरी गाड़ी को डीजल कितने में मिलेगा, मुझे तो बताओ मेरे ट्रैक्टर में सब्सिडी कितनी मिलेगी, मुझे तो ये बताओ यूरिया कितने का मिलेगा। और विनम्र निवेदन है, मैं भी आकाश भाई अर्थशास्त्री का सम्मान करता हूँ। आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हो। आकाश भाई बस मुझे इतना बता दो, अपने अच्छाइयां तो बता दी, 95 नंबर तो दे दिए, अब ये बता दो उसमें से कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देश सुन ले कि कुछ अच्छी और खराबी तो होगी ना, तो थोड़ी सी ये बता दो कि इस बजट में क्या क्या पूरा होना रह गया, ये भी बता दो। एटलीस्ट कम से कम दूसरों से कॉपियां जचाएं, तो 95 नहीं तो 55 तो आ जाएं। मेरी बात को समझना। राज शर्मा जी, मैं इतना ही आप कहूंगा। कॉपी जचाइएगा, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन देखिए 2 चीजें होती है। विरोध के लिए केवल विरोध करना, क्या ये सही है? देखिए कुछ सवाल जेन्युइन है, कुछ सवाल जेन्युइन है, और इसीलिए मैंने पहला प्रश्न उनसे यही किया था कि इनकम टैक्स को लेकर, क्योंकि आप या हम जो मिडिल क्लास जो जॉनरा है वो एकदम सीधे तौर पर देखता है कि भाई महंगाई का क्या हुआ। यहाँ पर जिस तरीके से इनकम टैक्स के स्लैब्स बढ़ाए गए हैं, जिस तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है, ये कहा जा रहा है कि देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कम से कम उस बूंद का तो स्वागत करना चाहिए ना। घड़ा तो भरेगा, उस बूंद का स्वागत तो कर लीजिए। उसमें क्यों आप लोगों को इतनी खामियां नजर आ रही है? मैंने एक बात कही ना लावनी जी, हाँ। मैंने कही ना अच्छाई बुराई तो सब में हो। ये 100% आप कह दो कि खराब, ये नहीं कह सकता कोई आदमी। मैं अभी बच्चों पे बैठा था, बच्चों ने एक स्लोगन तैयार कर दिया कि सीतारमण जी तो कहती है ज्यादा कमाओ मत, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा कमाने की नहीं सोचनी है। और एक और बात बता दूं आकाश भाई, रोटी तो वो भी खाता है जो अनाथ होता है, गरीब होता है। सवाल अगर जीवन 2 रोटी से कटता हो ना, तो फिर अलग बात है आपकी सोच। अब क्या कह रहे हैं भैया, आपने इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी बजट की। अब मैं एक आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे उसकी कमियां तो बता दो थोड़ी। ठीक है आकाश जी, सीख के कहीं और बोल ठीक है, वो देंगे। जो 5 पॉइंट आपने कम किए हैं, वो 5 पॉइंट क्यों कम किए हैं, दरअसल राज शर्मा जी ये जानना चाहते हैं। आकाश जी, बस ये सही पॉइंट हुआ। मेरा दिल मेरे मित्र के साथ धड़कता है। वो 5 पॉइंट उसी के कम नहीं, किए हैं वो जो ये मेरे कह रहे मित्र हैं के कि दिल आप की चाह है। इमोशनल ब्लैकमेल दिल मत की चाह है। कीजिए, वो बार-बार कह रहे नहीं, हैं। आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, हाँ। दोस्ती तो डालने दीजिए। हाँ। जो मेरे मित्र ने कहा डीजल जिस दिन सस्ता होगा, पेट्रोल जिस दिन सस्ता होगा, उस दिन जो है वो मानेंगे। वो 5% मैंने सरकार से मांग की थी, तमाम नेशनल चैनल्स और आपके चैनल पे भी, कि डीजल और पेट्रोल में सेंट्रल एक्साइज कम किया जाए। तो वहां जो है मैं उनके साथ हूं। वो एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी, हम साथ साथ है, तो यहाँ मैं और मेरे दोस्त बिल्कुल साथ साथ है कि उसको। लेकिन मुझे लगता है सरकार उसको भी एड्रेस करने वाली है, क्योंकि पीछे पुलिस साहब की स्टेटमेंट आई थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाएगा। तो 5% नंबर जो मैंने काटे हैं, अगर कल वो जीएसटी में ले आते हैं और पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो जाते हैं, तो मेरे मित्र भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। देखिए गाड़ी मेरे मित्र को भी चलानी है, गाड़ी मुझे भी चलानी है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अल्टीमेटली आकाश हिंदल को पास भी जो है
गाड़ी का अगर उसका चलने का खर्चा कम होता है तो खुशी होगी, क्योंकि ना सिर्फ वो होगा बल्कि डीजल प्राइस कम होने से, लावनी जी आप जानती हैं, आप नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं, डीजल प्राइस कम होने से क्या होगा, दूध, सब्जियां, सब कुछ घर का जो सामान है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर आने वाला जो खर्च होगा वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, ब्रेक भी जरूरी है। चर्चा जारी रहेगी क्योंकि बहुत बजट जो आया है इससे बहुत आशाएं, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई गई थी, देश ने लगा कर रखी थी। विपक्ष कह रहा है कि उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, लेकिन सरकार कह रहा है जरा धैर्य रखिए, पढ़िए तो, देखिए तो, ये उम्मीदों का ही बजट है, ये तुष्टिकरण का नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की ओर ले जाने वाला बजट है। चर्चा जारी रहेगी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट आ चुका है और इस बजट की ही अब स्क्रूटनी हो रही है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, क्या सस्ता, क्या महंगा, सब चर्चा हो रही है, विश्लेषण जारी है। आज खासतौर से हमारे साथ देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी हैं, विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि हैं। मैं अशोक जी आपके पास अभी आ रही हूँ, क्योंकि अभी जो महत्वपूर्ण बात है आप लोगों की तरफ से या संपूर्ण विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये केवल बिहार की या आंध्र प्रदेश को, सहयोगियों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। बिहार की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से रैंक 2 है बिहार की, और अगर बिहार को खास पैकेज मिलता है, बिहार के लोगों के लिए ये खास पैकेज होता है, वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, वहां पर अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, तो ये कोई अलग थोड़ी है देश से। उनका जो हिस्सा होगा, उनका हिस्सा भी भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट तो होगा ना। आपको ऐसा क्यों लगता है ये अलग और ये साथी और सहयोगियों का बजट क्यों कह रहे हैं आप लोग? फिर देखिए लावनी जी, अगर बात बिहार की किया जाए तो बिहार को अगर सहायता मिले केंद्र से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही सहायता, वही अगर एक पैकेज, छोटा पैकेज ही, छोटा रिचार्ज कूपन जिसको कहते हैं, कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश को भी दे देते, जो उत्तर प्रदेश इस देश को एक दो नहीं कई प्रधानमंत्री दिए, और कमोबेश बिहार से ज्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की है, कमोबेश बिहार से ज्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश ने दिया था इसके पहले मोदी जी को। तो देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बैसाखी को मजबूत कर रहे हैं, और वो भी सरकारी धन से। विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहा है, आप जनहित को ध्यान में नहीं रखे हैं। अभी तमाम बातें हुई, हमारे मित्र आकाश जी ने कहा कि जर्मनी की इकोनॉमी सबसे बड़ी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है, लेकिन वहीं पे इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसियां जब सवाल उठाती है लावनी जी कि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम क्या है, तब सवाल नहीं उठता है क्या? तब 136वें नंबर जब हम आते हैं तब कहां इंटरनेशनल एजेंसियों की रेटिंग चली जाती है? जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे आते हैं तब हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़े होते हैं? जब हमारी देश की जो लोन है, जो विदेशी ऋण है, 55 लाख करोड़ से बढ़ के 4 गुना बढ़ जाता है, 205 लाख करोड़ पहुंच जाता है, तब सवाल नहीं खड़े होते हैं? तो सवाल तो हर मुद्दे पे खड़े होंगे। आप जीडीपी के जो कैलकुलेशंस हैं, इसके पहले जैसे कैलकुलेशन होते थे और जो मोदी सरकार में कैलकुलेशन किए जाते हैं, जीडीपी का जो फार्मूला है उसमें क्या परिवर्तन नहीं किया गया क्या? ये सारे सब्ज बाग जो दिखाए जा रहे हैं, ये सारे सब्ज बाग को अब विपक्ष सब समझता है। दूसरी बात, एनएसएसओ ऑफिस ने, आपको लावनी जी याद होगा, हमें लगता है, मुझे जहां तक याद है 2020 में एक आंकड़ा दिया था कि 45 सालों में हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उस समय तक कितने बजट आ गए थे मोदी सरकार? तो अब तो एनएसएसओ के ऑफिस में पता नहीं ताला लगा दिए, गोदरेज वाला कौन सा ताला था, जो डेटा ही नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं इस सरकार पे, इस सरकार के बजट पे, और इस सरकार की जो मंशा है। इस मंशा इनके क्या है, जो इनके बड़े चंद उद्योगपतियां हैं, पति हैं, उनके जो 10-11 लाख करोड़ का ऋण माफी कर देते हैं। अरे भाई, आप जिन उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, उन उद्योगपतियों के यहाँ तो जब शादी ब्याह का समारोह होता है तो पूरी परिवार के साथ आप पहुंच जाते हैं, आपके मुखिया पहुंच जाते हैं। देखिए मतलब लावनी जी, ये भी तो सच्चाई है ना। वो पर्सनल, देखिए वो पर्सनल है। हमारे जो मैसेज देना है तो क्लियर दीजिए, नहीं मैसेज देना है तो क्लियर दीजिए। ये दो बातें नहीं चलेंगी ना। देश की जनता जो दिखता है उस पर विश्वास करती है, विश्वास और विश्वसनीयता। मैसेज आप क्या देते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात, आप लोग जिस तरह से उद्योगपतियों की बात करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? उद्योगों को बंद कर देना चाहिए। उन उद्योगपतियों की वजह से अगर भारत का नाम होता है, वो देश के ही तो उद्योगपति हैं, उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो 140 करोड़ की जनता है,
इसका ध्यान कौन देगा? ये जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 11वें नंबर पे आएंगे लावनी जी, तो इसका ध्यान कौन देगा? नहीं तो पर उसी कैपिटा पर इनकम में जब 136 नंबर पे आएंगे तो इनका ध्यान कौन देगा? इनकम के लिए तो सरकार प्रयास कर रही है ना, उसी पर कैपिटा इनकम के लिए मैंने इसीलिए पूछा भी था उनसे कि सेविंग पोटेंशियल्स कैसे बढ़ाई जाएगी, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे होगा, स्लैब बढ़ाया गया है, स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा, तो पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे बढ़ेगी। एक दिन में तो सब नहीं हो सकता सर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप लोगों का भी जब सरकार थी 10 साल कांग्रेस की सरकार है, पंडित राज शर्मा जी ने भी देखा, बहुत सारे चैलेंजेस आए, चैलेंजेस पर तो धीरे धीरे पार पाया जाएगा ना अशोक जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चैलेंजेस में ओवरनाइट मिरेकल हो जाता है, लेकिन लावनी जी आज 11वां बजट है, कोई पहला बजट तो है नहीं, 11वां बजट है, और 11वें बजट का मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, और 11वें बजट के बाद ये स्थिति है, तो सवाल नहीं पूछेगा देश, सवाल लाजमी है। ये बजट लोक लुभावन बजट है, ये बजट जन कल्याण विरोधी बजट है, ये बजट इंडिया के समस्त जनता के पॉकेट पे चोट करने वाला बजट। आकाश जिंदल जी, आकाश जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए? चलिए, शायद आकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया। भारतीय जनता पार्टी से भी अतिथि को जुड़ना था हमारे साथ, लेकिन चलिए अब अभी पंडित राज शर्मा जी, अब क्योंकि जो बातें अशोक जी कह रहे हैं कमोवेश वही बातें आप लोग भी कह रहे हैं। दो बात मुझे अगर आप समझा सके, क्योंकि यहाँ पर बजट पर बात हो रही है, वो बजट आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, देश के हर एक नागरिक के लिए है। यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि युवाओं को कुछ नहीं दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ रिएक्शंस देखे थे और सुने थे। युवा ये कह रहे हैं कि देखिए जो इंटर्नशिप स्कीम आई है जिसमें 500 टॉप जो कंपनीज हैं उसमें एज अ ट्रेनी अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, फर्स्ट जो सैलरी होगी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, तो इसको लेकर वो बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि इससे उस बच्चे को भी फायदा मिल रहा है जो बहुत एलीट क्लास से नहीं आता, जो मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से आता है, उसको भी उन 500 टॉप कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा। बच्चे तो इस बात को कह रहे हैं, पंडित राज शर्मा जी। नहीं, जो बच्चे कह रहे हैं लावनी जी, आप भी समझ रहे हैं किस यूनिवर्सिटी के कह रहे हैं, जिनके लिए 5,000 या 5 लाख रुपए की कोई इतनी वो नहीं है। जिन्होंने कहा मैं भी देखता हूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, देखिए मैं अर्थशास्त्री जैसे आकाश जी बोल रहे थे वो नहीं बोलता, मेरा तो विश्वास है व्यक्तिगत रूप से भी होता है। ये तो छोड़िए, ये बजट नहीं है, ये इनकी सत्ता बचाने के लिए गैजेट है, एक खिलौना बना दिया इन्होंने। और मैं दो बात जानता हूं, इन्होंने एक मेक इन इंडिया चलाया था, अब अमृत काल का चला दिया। पहले मेक इन इंडिया वाले का तो हिसाब दे दे। अंतरिम बजट निकाला था इन्होंने 24 के चुनाव से पहले, अब ये चुनाव हार गए, तो ये पहले ये तो देखे चुनाव चुनाव जीत गए, सरकार उन्हीं की है, सबसे ज्यादा नंबर्स बीजेपी के, ये बीजेपी नीति सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये मत कहिए कि चुनाव हार गए। नहीं, मेरी बात थी, मैंने कहा कि इनकी सरकार नहीं है, मगर इकबाल तो गिरा ना, इकबाल तो गिरा। फिर अच्छा, ये आज डिबेट इधर उधर मैं नहीं सोच रहा, मैं खुद ही सोच के आया, आप दाएं ना बाएं, मुझे तो बस मेरा बजट वो अच्छा लगता है जो डायरेक्ट दिख जाए। मैं बार बार कह, मुझे पानी फ्री चाहिए, मुझे स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आप बता दीजिए स्वास्थ्य के लिए क्या करा, एजुकेशन के लिए क्या करा। मुफ्त की जब बातें होती है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है, एक बड़ा डिस्कशन हो रहा था और हम ऑफ द स्क्रीन भी बात कर रहे थे, ये मुफ्त की जो लत लग गई है। आपको नहीं लगता कि देश की किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मुफ्त की लत जो होती है वो बहुत घातक होती है, वो पंगु बना देती है इंसान को। और हमारे देश की परंपरा नहीं थी, हमारा देश का जो इतिहास है वो समृद्ध रहा है, वो समृद्ध इतिहास जिसमें परिश्रम जुड़ा हुआ था। आज परिश्रम नहीं करना, सब कुछ मुफ्त में चाहिए। ये मुफ्त की रेवड़ी की वजह से, सब्सिडीज की वजह से, तमाम तरीके की जो स्थिति बनी है, आगे चलकर क्या हाल होगा अर्थव्यवस्था का, ये भी तो जरा सोच लीजिए। आप लोग मुफ्त की मांग करते हैं। नहीं, मैं एक बात, हाँ बताइए। मैं एक बात कहता हूँ, जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, राइट टू फूड आया था, हम लाए थे ये कानून, तो राइट टू फूड इसलिए नहीं लाए थे कि सबको ही खाना दे देंगे, मगर जो आज जो देश में जिसके पास खाने का नहीं है, भीख मांग रहा है, गरीब से गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है, रहने को कुछ नहीं है, उसको देना चाहिए। आज तो जब उनका बढ़ा देते नहीं, ये तो वही बात हो गई ना सर, चित भी अपनी पट भी अपनी। जब वो बढ़ा देते हैं तब आप कहते हैं कि देखो देखो उनके लिए बढ़ा दिया, ये मुफ्त में अनाज की चीज बढ़ा दी है, इतने साल की कर दी। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना साहब। पंडित जी, राज शर्मा जी, देख लीजिए, हाँ, अगर वो सही होते, अगर बजट सही होता, आज वो होते यहाँ। चलिए मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हमें ज्यादा नहीं, जैसे आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले 5 सालों में 25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आया है,
तो फिर ये एक मैं मान गया, चलो तो फिर ये क्यों कहते हैं कि 80 करोड़ परिवार को अभी 5 साल तक फिर अनाज दूंगा, उस 80 में से 25 घटा दो, कायदे की बात है ना। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बजट में 100% खराब है, लेकिन लोगों का मानना भी है, मैं 140 बता रहा हूं करोड़ की बच्चों आबादी को, है अगर सर यहाँ आपने पर, जिसमें वो लोग भी हैं जो हाँ, जबरन घुसे हुए हैं, जो आप लोगों के वोट बैंक है ना, जो जहाँ जबरन आके हैं, जिन्होंने जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन है, जिनके अधिकारों पर, जो जिनका रियल अधिकार है, सच्चा जो अधिकार है, उस पर हाथ दबाकर बैठे हुए हैं ना, उनको भी जरा इन्वॉल्व कर लीजिए सर। बहुत ज्यादा आपने भी कहा ना आज इधर उधर नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिस पर एकदम स्पष्टता के साथ बोलना चाहिए, और वो स्पष्टता आप भी रखिए। 140 करोड़ बोलिए ना, ये 80 की बात क्यों कर रहे हैं? हम 140 करोड़ की बात कर रहे हैं, जिसमें वो भी हैं जो जबरन आकर बैठे हुए हैं। नहीं, आप वो ना चलवाएं, आप गलत प्रोपेगेंडा चलाएंगे। गलत प्रोपेगेंडा क्या है सर? सच्चाई जो है वो मैं बोल रही हूँ, आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठता, इसलिए वो गलत प्रोपेगेंडा हो जाता है। कैसे आएगा इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे, कैसे आ जाएगा जब आप 80 करोड़ परिवार को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है? यानी आपने उन्हें संसाधन नहीं जुटाए, और फिर वो संसाधन क्यों जुटाए? कुछ मीडिया चला रहा है, जब आज देखो आपने बैठाए थे, अब वो तो हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने 100 में से 95 नंबर दे दिए। देखिए ये नीट की तरह इनकी कॉपी लीक हो जाएगी अगर दोबारा कॉपी किसी अर्थशास्त्री को बैठा दोगे। ठीक है, रीचेक जरूर करवाइएगा, जरूर। आकाश जी बहरहाल उनसे अभी हमारा कनेक्शन टूटा, इसका जवाब वो जरूर देते, अभी वो तो नहीं है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी कोई प्रतिनिधि नहीं आए, और ये सवाल इसलिए ठीक भी है, चलिए अच्छा भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि इसलिए नहीं है, कम से कम जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ बातें समझाने का प्रयास किया। 5 नंबर उन्होंने माइनस किया था पेट्रोल डीजल पर, वो आपके साथ थे। वो कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की जरा मीटिंग तो होने दीजिए, जीएसटी में अगर वो आ जाएगा तो वो 5 नंबर भी मिल जाएंगे। चलिए अशोक जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से लास्ट कमेंट उनका ले लेती हूँ, फिर समाप्त करती हूँ। अशोक जी, पंडित जी ने तो बहुत बातें कर दी, लेकिन अब देखिए क्योंकि सत्र है और सत्र में इस बजट की भी चर्चा होगी, आने वाला वक्त चुनावों का वक्त होगा। 3 राज्यों में ही खास चुनाव इसी साल है, और अगली साल बिहार की भी बात होगी। तो इन सबको देखते हुए क्या वाकई समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये चुनावी बजट है? क्या वाकई आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने की नीति सरकार ने जो आज बजट दिया है, जिसमें समृद्धि की, समावेशी विकास की बात की जा रही है, क्या कहीं से भी आपको नहीं लगता कि वो पूरा हो पाएगा? देखिए लावनी जी, मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि ये 10 बजट ऑलरेडी सरकार के हो चुके हैं। अब 10 बजट में जो सरकार की जो देश की दुश्वारियां हैं, उन दुश्वारियों में कहीं से कोई कमी नहीं आई। आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर रिड्यूस हुआ होता मैं मान लेता, महंगाई कम हुई होती मैं मान लेता, बाकी जो दुश्वारियों की चर्चा हम लोग हमेशा करते हैं, उन दुश्वारियों में अगर 10 बजट में कोई कमी आई होती तो मैं मान लेता। ये तो तब की आप बात करें ना, अगर हुआ होता तो वो जो होने के लिए आगे जो होना है, जो अच्छा होना है, उसके लिए प्रावधान कर तो दिए गए, उसे क्यों नहीं आप लोग, उसे क्यों नजरअंदाज फिर कर रहे हैं? बजटों में नहीं ये सब फुलफिल हुआ तो हम जब तक ये फुलफिल नहीं हो पाता तब तक हम कैसे? ठीक है, 11वां बजट है, अभी 10 बजट में कह रहे हैं कि वो फुलफिल नहीं हुआ है। हालांकि चलिए, विपक्ष की अपनी बातें हैं, सत्ता पक्ष की अपनी बातें हैं, आम जनता किस तरीके से इसे लेती है आने वाले वक्त में देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुष्टिकरण से संतुष्टिकरण की ओर ये बजट वाकई क्या ले जा रहा है? क्या अभी भी इस बजट का विश्लेषण जिस तरीके से किया जा रहा है, अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि वाकई ये समृद्धि वाला बजट है, विपक्ष कह रहा है कि ये दरअसल चुनावी बजट है, सहयोगियों को साधने का बजट है। लेकिन साफ तौर पर सरकार ने जिस मंशा के साथ इस बजट को रखा है, अब उसी दृढ़ शक्ति के साथ इस बजट में कही गई प्रावधानों की बातों को अगर इंप्लीमेंट किया जाए, उसको पूरी तरह से धरातल पर उतार दिया जाए, तो वाकई ये कहा जा सकता है कि ये समृद्धि वाला बजट होगा। इंतजार रहेगा, समृद्धि भरी तस्वीरों का इंतजार रहेगा, देश की जनता को भी इंतजार रहेगा, क्योंकि विकास समावेशी हो, विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे, यही सभी की कामना है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।